कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद पासेस ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज। सही है ये? दूसरा बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एट एनी टाइम ड्यूरिंग रिएक्शन। होगा क्या? अरे होगा क्या? वाह, बहुत सुंदर। सेम रहता है जी रेट। और अगर रेट सेम रहता तो हम एक बार इनिशियल रेट निकालते हैं, फिर आफ्टर 10 मिनट फिर से रेट निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? एनसीईआरटी का दूसरा ही क्वेश्चन कराया गया था। एक ही क्वेश्चन में इनिशियल रेट और कुछ सेकंड बाद फिर से रेट निकालना था। बहुत सुंदर। और बताओ। 86 वो तो हो गया ना, ग्राफ वाला ना। 86 क्यों बोनस है जी? 86 देखो, अब सुनिए मेरी बात। 86 में ना तुम लोगों को लगा कि ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन ये केमिकल काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन है। सुनिएगा, आपने पढ़ा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग में एक फैक्टर और है फोटोन, इफेक्ट ऑफ फोटोन। इफेक्ट ऑफ फोटोन। फिर आप कहोगे सर ये तो आपने बताया नहीं। फिर हम कहेंगे हमने तो बता दिया बहुत पहले, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने बता दिया, आइंस्टाइन की थ्योरी में हमने बताया कि एक मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के लिए एक फोटोन की जरूरत होती है। अरे बोलो ना, वही लिखा था वो। ये जो चीज है ना, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, सॉरी आइंस्टाइन का जो थ्योरी था वो, और ये एक ही बात है। अब सुनिएगा क्या होता है यहां पर। भैया बात नहीं। जिसे सपोज करो आपके पास कोई रिएक्टेंट ए है और इसके 10 मॉलिक्यूल है। सुनिएगा ध्यान से, ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी उसमें आपके मॉड्यूल में है। मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट के 10 मॉलिक्यूल हैं और आइंस्टाइन भाई साहब ने बहुत पहले बता दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या, कि केवल उतने ही एक्साइटेशन होंगे जितने फोटोन होंगे। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? फोटोन आ रहे हैं मान लीजिए 7। कितने? 7। तो एक्साइटेड कितने होंगे जी? 10 या 7? 7। ये बात समझ में आया? फिर से देखो, 1 या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक एरिया है, ठीक? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक एरिया है, उसमें 10 ए के मॉलिक्यूल हैं। फोटोन कितने आते हैं? 7। तो फोटोन पे डिपेंड करेगा या ए के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा? फोटोन पर, क्योंकि जितने फोटोन आएंगे उतने एक्साइटेड होंगे, और जितने एक्साइटेड होंगे उन्हीं में से पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये बात सबको समझ में आया? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही तो था कि जितने फोटोन गिरेंगे उतने मॉलिक्यूल एक्साइटेड होंगे। लेकिन हाँ, फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। तो हम तो यही मान के चल रहे हैं ना कि सफिशिएंट एनर्जी है। क्लियर? अरे रिएक्शन करवाने जा रहे हैं तो यही सोच के करवाएंगे ना कि रिएक्शन होगा। ये बात सबको समझ में आया? अच्छा आगे सुनिए, बात नहीं। पर यूनिट एरिया में जितना फोटोन गिरता है उसको हम क्या नाम देते हैं? इंटेंसिटी। क्या नाम देते हैं? इंटेंसिटी। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन ऐसा है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? पर यूनिट एरिया में आने वाले फोटोन पर। क्लियर है? जितने ज्यादा फोटोन उतने ज्यादा एक्साइटेशन, जितने ज्यादा एक्साइटेशन उतने ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। क्लियर है? अब एक बात देख लो,
These requires photons to interact with chemical species. सीधी सी बात है, अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो फोटोन का ए के साथ इंटरेक्शन होना जरूरी है या नहीं? जरूरी है। बी बताओ, सेकेंड पॉइंट, ईच मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब ओनली वन फोटोन टू गेट इटसेल्फ एक्साइटेड। सही बात है या गलत है? बोल क्यों नहीं रहे भाई? सही है। नेक्स्ट बताओ, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एन एक्साइटेड मॉलिक्यूल टू शो ऑलवेज केमिकल चेंज। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में बदले। कभी कभी ना वो रिटर्न भी आ जाता है, कभी कभी वो रिटर्न भी आ जाता है, तो हो सकता है केमिकल चेंज आपको दिखाई ना पड़े। और बताओ कोई क्वेश्चन? सब तो क्वेश्चन है सर। और बताओ किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? बहुत सुंदर। 49 4 9 49, ये तो आसान है जी। इसको करो, इसका आंसर बताओ, तुम ही लोग बताओ। फिगर का है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 + E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। गलत है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। दूसरा देखो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 + E2। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए E1 + E2, ये सही है। एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, आधा हिस्सा सही आधा गलत हो गया। ठीक, तीसरे में आ जाओ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 + E2 एंड रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल। ना जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। यू सही लग रहा कुछ थोड़ा थोड़ा। एक बार फिर से इसको देखो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज, अच्छा हाँ जी, यहाँ पे E1 + E2 एक साथ में लिखा हुआ है। ओके, इसी में ना E1 और E2 दोनों दिया है जी महोदय, समझ में। यहाँ पे ये हुआ E2 और ये हुआ E1। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इतना एक्टिवेशन एनर्जी E1 + E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल। हाँ सही सही सही, ठीक है, पहला सही है, फर्स्ट सही है, ठीक है ना। अरे प्रोडक्ट कैसे लेस स्टेबल है? प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है ना, पहला सही है। और बताओ, फर्स्ट सही है। और बताओ जी, 78 किसने पूछा जी? चेंज इन प्रेशर बताओ। स्टार्टिंग में 2 ATM था, बाद में कितना हो गया? तो चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, यही तो होता है रेट। चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। लेकिन भाई साहब ने मोल में पूछा, किसने पूछा? मोल में। तो भैया आपको पता है PV = nRT, तो P RT/N/V, ये क्या बन गया? मोलर कंसंट्रेशन हो गया, नहीं हो गया? यानी प्रेशर को क्या कर दीजिए, 0.0821 R, और T कितना है जी? 298। डिवाइड करोगे क्या मिल जाएगा? मोलर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? अरे बोलो, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगी उसको क्या करना है? डिवाइड बाई टाइम। टाइम है 50 मिनट और पूछा है सेकंड में, तो मिनट को सेकंड में बदल दिया। और बताओ जी, बस खाली तुम एक बात ये बता दो ना, एक बात, कि यहां पर इफेक्ट कौन सा लग रहा है? कोई बताएगा नहीं, कौन सा इफेक्ट लग रहा है? हम खींच के मारेंगे, तुम बताओ। +M लग रहा है ना। अब इनको बताओ कितना मारा जाए।
कौन सा इफेक्ट लगाता है जी? हाइपर कॉन्जुगेशन लगाता है कि मेसोमेरिक लगाता है? माइनस लगाता है। यहां पे कौन इफेक्ट लगेगा ये बताओ, कौन लगेगा? माइनस आई या प्लस एम? माइनस आई ना, माइनस आई या प्लस एम? मेसोमेरिक इफेक्ट तो ज्यादा होता है ना। अच्छा आई लगेगा, तो बस अब आगे मजाक नहीं करने का। चलो क्यों भाई, टॉलुइन में CH3 कौन सा इफेक्ट लगाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन, एम को ना हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक सही में नहीं, इंडक्ट कई इफेक्ट लगाते हैं ना, मेसोमेरिक है, ये सब है। चलो